जो अभी अजय जी ने बहुत सारी बातें कही कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बन रहा है, जो इन्फ्लेशन हमको दिखता तो नहीं है शायद, लेकिन महसूस जरूर होता है। तो इसके लिए दो आंसर्स है मेरे पास। मैं ये कहूंगा कि आप आंकड़े देख लीजिए, मार्च 2020 टू नाउ कितने डीमैट अकाउंट्स खुले हैं और कितना डायरेक्ट इक्विटी का रिटेल फ्लोज इंप्रूव हो गया है। पैसे नहीं है तो कहां कैसे निवेश करेंगे? पैसे है ना, इसलिए आ रहे हैं। एसआईपी बुक लीजिए, 7,000 करोड़ के करीब था मार्च 2020 में, आज 10,000, यानी ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है? पैसा नहीं है तो कहां से आ रहा है? मैं कहूंगा ना कि जो बात वो कह रहे थे शायद एक लोअर एंड ऑफ द इकोनॉमी में इंपैक्ट कर रहा होगा, मगर जो पैसे वाले हैं, क्योंकि मार्केट के ऊपर मेरा ध्यान है कि मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी की सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल क्लास वो स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि उनके हाथ में कंज्यूमर सरप्लस। क्यों, क्या हुआ है? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ा है, मगर आज क्या हुआ है कि करीबन 15 शहरों में आपने देखा मेट्रो का फैसिलिटी आ गया है, तो लोग अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। सेकंड, उबर, ओला, ऐसी चीजें आ रही है जहां पे उनको ओनली पे पर यूज करने की जरूरत है, तो वो उनका हर व्यक्ति के पॉकेट में ये पेट्रोल का दाम का असर उतना नहीं है जितना ये कह रहे हैं। ओके, असर है मगर उतना नहीं है कि उतना डैमेज किया कर जाए। तीसरी चीज है कि सैलरीज बढ़ गई है। कॉर्पोरेट फॉर्मलाइज सेक्टर के अंदर सैलरीज बढ़ गई है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हमें पता है सभी जगह हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट की सैलरी इंक्रीजेस आ गई है और खर्चा नहीं बढ़ा है। पिछले 18 महीने में खर्चा अदर देन तेल का दाम कुछ और खर्चा ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल में कंज्यूमर सरप्लस एक्चुअली हाई है और डिमांड का इसलिए आपको इफेक्ट उतना जल्दी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मन नहीं है खर्चा करने का। पैसा नहीं की बात नहीं है, मन नहीं है, क्योंकि उनको आउटलुक, कोविड के बाद का आउटलुक साफ साफ दिखना चाहिए, एक पॉजिटिव यूफोरिया आना चाहिए जाके खरीदारी करने के लिए। और उसके लिए सपोर्ट करने वाली चीज है इंटरेस्ट रेट। हाउसिंग लोन 6.5% में 20 साल वाला लोन कभी आपने सोचा था कि होगा? तो आज एक घर रहने के लिए छोड़िए, भाड़े में देने के लिए, रेंट में देने के लिए आज खाली 3% का डिफरेंस है बिटवीन पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट और रेंटल यील्ड। खाली आपने 3% कमिट किया तो आप दूसरा घर, तीसरा घर खरीद सकते हैं। तो ये सब अंडरलाइंग फैक्टर्स आने वाले दिन में डेफिनेटली इंपैक्ट करेंगे कंज्यूमर डिमांड को। तो मेरी बहुत अलग सोच है प्रीवियस स्पीकर से कि इकोनॉमी की हालत, राइट, एक लोअर लेवल मार्जिनल वर्कर्स के ऊपर शायद हो सकता है, मगर अर्निंग पीपल ऑफ द वर्कर्स के अंदर, राइट, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूं। एक्चुअली कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो रहे हैं और ये स्टॉक मार्केट में जो निवेश के नंबर्स, आंकड़े, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो बढ़ रहे हैं, वो मेरे लिए साफ एविडेंस है कि लोग के पास पैसा है और ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पैसा है तो निवेश कर रहे हैं। तो सिंपल सी आंसर है मेरी जी। अच्छा, कुछ और इनपुट मैं भी दे देता हूं सर कि एक तो आप देखिए, अभी एयरलाइंस में अभी रिसेंटली मैंने ट्रेवल किया था फुल कैपेसिटी में, और अब तो ऑफिशियली भी सरकार ने कह दिया कि फुल कैपेसिटी पे एविएशन चलेगी। एक दूसरा, आज मुझे किसी ने बताया जो बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं और बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्होंने कहा कि बैंक की लोन ग्रोथ आपको नहीं दिख रही होगी बहुत ज़्यादा, कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ नहीं आ रही उतनी, लेकिन हाउसिंग ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। हो सकता है कि आपको बैंक के उसमें ना दिखे, एनबीएफसीज में और हाउसिंग कंपनीज में दिख रही है, और बहुत सारे लोग तो पैसे बच गए हैं तो वो सीधे सीधे खरीद रहे हैं चेक से। तो वो शायद दिख रहा है, क्योंकि अभी जो बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स आए हैं इंडियन कंपनीज के, हाउसिंग सेक्टर के, बड़ी कंपनीज के, ब्रांडेड कंपनीज के, वो ज़बरदस्त है। और वो और 4-4 गुना आगे के टारगेट लेके चल रहे हैं कि मार्च तक हम कितना मकान बेच लेंगे। एक ये, और दूसरा जो सर कंजम्पशन का है, ये बड़ा विचित्र है जी, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। जो अभी मेगा सेल चली थी ई कॉमर्स वाली, उसमें पहले 4 दिन में $2.6 बिलियन के माल बेचे गए, और टारगेट ये कि पूरे सीजन में $9 बिलियन का बेचेंगे, उसमें से 50% केवल फोन बिकेंगे। अब इस तरीके के कंजम्पशन डेटा भी आते हैं तो आदमी को लगता है भाई पता नहीं है, मतलब कैसे किस तरीके की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और आईटी सेक्टर में तो खैर 2-2, 3-3 जॉब ऑफर लेके लोग घूम रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी सेक्टर से मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आईटी में तो नौकरियां भी बहुत मिल रही हैं। एक बार जरा गौतम जी के पास चलते, फिर अजय जी आपके पास आते ही नहीं पॉइंट पे चर्चा करेंगे। गौतम जी, चूंकि इंडियन मार्केट में आपकी भी दिलचस्पी है, इसको आप ट्रैक भी करते हैं और इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, इस वक्त इंडियन मार्केट में आप किस अप्रोच से आएंगे? और अगर आप कोई सेक्टोरली एनालिसिस करना चाहें कि ये अभी पॉकेट बहुत हमको अच्छा लगता है, तो वही बताइए। इसका दो तरफा जवाब होगा नीरज जी। पहली बात तो
एक चीज का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए बुल मार्केट्स में, दैट हम लोग चीप स्टॉक्स ढूंढने के चक्कर में क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, जब शेयर मार्केट महंगा हो जाता है, स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं, तो वो लोग लो पी, लो प्राइस टू बुक, चीप वैल्यूएशन स्टॉक्स देखने लगते हैं, और यही स्टॉक्स हैं जो बाद के बेयर मार्केट में आपका वेल्थ को इरोड कर देते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाएं, ये पहला अप्रोच है। अगर आपको सस्ते शेयर्स नहीं मिल रहे हैं इन नॉर्मल बिजनेसेस, देन आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर समथिंग कॉल्ड स्पेशल सिचुएशंस। सो स्पेशल सिचुएशंस में डीमर्जर्स, रिवर्स मर्जर्स एंड बायबैक्स, राइट्स इश्यूज, ये अलग अलग तरह की स्पेशल सिचुएशंस हैं जिनमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्वालिटी कर्व के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, इसमें बल्कि आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी एट अ रीजनेबल प्राइस, लेकिन आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जहां तक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट थीम्स का सवाल है इंडिया में, सो यहाँ पे मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज समझाने के लिए, कि बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है फ्रॉम अ मेगा ट्रेंड, और मेगा ट्रेंड आता है एक बड़े चेंज से, बड़ा चेंज आता है डिसरप्शन से, और डिसरप्शन आता है क्राइसिस से। पिछले साल मार्च में ग्लोबल क्राइसिस आया कोविड की वजह से, लेकिन फ्रॉम एवरी क्राइसिस कम्स अपॉर्चुनिटी। सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उभर के आई हैं ये समझते हैं। एक तो बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया, द शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ये पहला अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अपॉर्चुनिटी है चाइना +1, बिकॉज कोविड के बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स समझ गए कि सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, हमें एक ऑल्टरनेट सप्लायर सोर्स भी चाहिए। सो चाइना +1 का भी चलन चला। और तीसरा बड़ा चलन जो है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो डिजिटल अडॉप्शन दुनिया भर में बढ़ रहा है अक्रॉस सेक्टर्स। सो एंड टेक्नोलॉजी हर एक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। एंड चौथी चीज जो इंडिया स्पेसिफिक है, दैट इज द राइज ऑफ डिजिटल ब्रोकर्स, ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा। इनके वजह से Tier 3, Tier 4 शहरों में से काफी यंग निवेशक जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, वो मार्केट में घुसे हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड, ये सिक्लिकल ट्रेंड नहीं है। ये चारों ट्रेंड्स जो मैंने बताया आपको अभी, चाइना +1, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ डिजिटल ब्रोकर्स, ये एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल चेंज है। सो दिस इज अ मेगा ट्रेंड। और अगर आपको बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको इन सब पॉकेट्स में लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहिए। यू शुड बी इन्वेस्टेड इन दीज 3-4 पॉकेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए, एनिमल हेल्थ केयर देखिए, कॉम्प्लेक्स एपीआईज देखिए, सीडीएमओ देखिए, क्रैम्स देखिए, मल्टीपल लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड्स आ रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेसेस, एक्सचेंजेस, दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल स्टोरीज। तो ये सब स्टोरीज तो एनीवेज अच्छे थे ही, इसके अलावा और भी नए नए अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं कोविड की वजह से। सो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, लेकिन हाँ वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। सो हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको बस 1 साल का रिटर्न फॉरगो करना पड़ेगा और उसके बाद 9 साल का कंपाउंडिंग आप एंजॉय कर पाएंगे। सो इसलिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट बहुत बहुत जरूरी है नीरज जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है।